हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन। इसमें हमारा पहला पॉइंट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। अतः आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, या मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, मूल्यांकन का एक रूप आकलन है, या आकलन का ही एक रूप मूल्यांकन कहलाता है। तो आकलन एक छोटी प्रक्रिया है, संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक विस्तृत बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन के दौरान छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे क्रियात्मक पक्ष का। क्रियात्मक पक्ष, बच्चा अधिगम के दौरान कितना सक्रिय रहा, कितना क्रियाशील रहा, उसने गतिविधि आधारित शिक्षण में कहाँ तक अपनी सहभागिता हासिल की। ठीक है। दूसरा है ज्ञानात्मक पक्ष, बच्चे ने अपने ज्ञान में कितनी वृद्धि की। तीसरा है भावात्मक पक्ष, दोस्तों भाव होते हैं भावात्मक। भावात्मक पक्ष का मतलब होता है संवेगात्मक पक्ष, जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, घृणा, इन सब का मूल्यांकन एक व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो मूल्यांकन के दौरान जो है बच्चों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन किया जाता है, या मूल्यांकन हम छात्रों की। तो दोस्तों, हम मूल्यांकन छात्रों की प्रगति के बारे में पता करने के लिए करते हैं कि छात्र ने अधिगम के दौरान या जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उसमें कितनी वृद्धि की, कितनी प्रगति की, इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। बालक के व्यवहार परिवर्तन में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक व क्रियात्मक तत्व शामिल होते हैं। बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, किस किस क्षेत्र में परिवर्तन आया, ये सब क्या कहलाता है? इसको जानना कहलाता है मूल्यांकन। दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष के तत्व: स्मृति ज्ञान, बच्चे ने जो याद किया हुआ है, बच्चा कितना याद कर सकता है, या उसकी स्मृति कितनी है, कि बच्चा कितना कुछ जानता है पहले। ठीक है ना। जानकारी, सूचनाओं आदि को ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, या ज्ञानात्मक पक्ष के तत्व हैं। क्रियात्मक पक्ष के तत्व: कार्य, प्रयोग, व्यवहारिक, बच्चा कितना क्रियाशील रहा, कितने उसने प्रयोग करे क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण के दौरान। ठीक है। भावात्मक पक्ष के तत्व: बच्चे की समझ, बच्चे की अनुभूति, सहानुभूति, प्रेम, दया, करुणा, मैंने बताया था ना, आदि संवेगात्मक पक्ष होते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन के दौरान हम जो है बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के गुण दोषों के व्यापक का आकलन करते हैं। ठीक है ना। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन के गुण दोषों का व्यापक आकलन होता है। कहने का मतलब है बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, है ना, उसके गुण और दोषों का व्यापक आकलन, मतलब विस्तृत आकलन मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये क्यों किया जाता है दोस्तों? ये बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक के लिए। फीडबैक के लिए किया जाता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन में दोस्तों अध्यापक पढ़ाते समय यह, या पढ़ाने के दौरान बीच बीच में यह जांच करता है कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया, बच्चों ने अधिगम को कितना ग्रहण किया, इसकी जांच करना, पाठ के बीच बीच में जांच करना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में किया जाता है। ठीक है ना। अधिगम के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? अधिगम के दौरान।
पाठ या प्रकरण को पढ़ाते समय। बीच बीच में कि जो शिक्षक अधिगम को प्रकरण या पाठ पढ़ा रहा है उसका छात्र ने कितना ग्रहण किया, उसको उसका ज्ञान कितना अर्जित किया, इसकी जांच करना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन को दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। और रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? अधिगम के दौरान, यानी पढ़ाने के दौरान, पढ़ाई के साथ साथ अधिगम के साथ साथ रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है ये। इसमें जो है बच्चे की साथ के साथ ही अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाई को जाना जाता है और उसका तुरंत के तुरंत उपचार कर दिया जाता है। इसलिए ये रचनात्मक मूल्यांकन बेस्ट मूल्यांकन होता है। दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन, तो ध्यान रखना, निदान का मतलब किसी समस्या का या बच्चों की जो समस्या अधिगम के दौरान आ रही है उसका निदान करना, निदानात्मक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। निदानात्मक मूल्यांकन है बच्चों में अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उसके कारण का पता लगाना, यानी किसी की कमी का पता लगाना और उस कमी में वो कमी क्यों आई उस कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों को अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना या सिखाना। अधिगम के दौरान यानी सीखने के दौरान होने वाली कठिनाई कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, ध्यान रखना, निदान का मतलब उसकी कमी को दूर करना नहीं है, उसकी कमियों का निदान करना नहीं है बच्चे की। निदान का मतलब है अधिगम के दौरान बच्चे को आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना कि अधिगम के दौरान बच्चे को, छात्र को क्या कठिनाई आ रही है, ठीक है, उसका पता लगाना और वह कठिनाई किस कारण से आ रही है उस कारणों का पता लगाना, सिर्फ पता लगाना, ठीक है, समस्या का हल करना नहीं, सिर्फ समस्या का पता करना। अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उसके कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों अगला है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है दोस्तों? योगात्मक मूल्यांकन जो है साल के अंत में, साल या सत्र के अंत में ली गई परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। योगात्मक मूल्यांकन कहलाती है। इसमें दोस्तों छात्रों को पास या फेल किया जाता है। आपने देखा है ना, जो लास्ट में एग्जाम होते हैं साल के अंत में, सत्र के अंत में जो एग्जाम होते हैं उसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। जब बच्चे के पूरे साल पढ़ाया गया अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है या उसके पूरे साल व्यवहार में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखना, मूल्यांकन केवल पढ़ाई का, अधिगम का ही नहीं किया जाता है। मूल्यांकन बच्चों की उपलब्धि का, कारणों का पता लगाने के लिए, प्रगति का पता करने के लिए कि छात्रों ने अधिगम के दौरान कितनी प्रगति हासिल की है, छात्रों को अधिगम के दौरान क्या कठिनाई आई है, किस कारण से कठिनाई आई है, इन सब कारणों को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन केवल पास फेल के लिए नहीं किया जाता है।
मूल्यांकन किया जाता है बच्चे के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन के गुण दोषों का आकलन करने के लिए, कि बच्चे में पूरे साल में व्यवहार में बच्चे के क्या परिवर्तन आया, क्या उसमें गुण उत्पन्न हुए, कितने उसमें दोष उत्पन्न हुए, या उसके गुणों में दोषों में कितनी वृद्धि हुई, अधिगम के दौरान बच्चे में क्या कठिनाई आई, वो किस कारण से आई, बच्चे ने अधिगम में कितनी प्रगति हासिल की, या खेल कूद में कितनी प्रगति हासिल की। ठीक है, ये सब जानना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ छात्र को फेल पास करना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जिस साल के सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें जो है बच्चों को पास या फेल किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में। इसमें ये देखते हैं कि पूरे साल के दौरान बच्चों को जो अधिगम कराया गया है, छात्र ने वो अधिगम कितना ग्रहण किया, ठीक है ना, उसकी इसमें प्रगति क्या रही। ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। और दोस्तों ये सबसे बेकार मूल्यांकन है, ध्यान रखना, सबसे बेकार या फिर घटिया मूल्यांकन है। कौन सा मूल्यांकन? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन के प्रकार: रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें जो है अधिगम के दौरान किया जाता है, ये बीच बीच में बच्चे को जब प्रकरण या कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो ये बीच बीच में किया जाता है, और इसमें पाठ के दौरान आने वाली कठिनाइयों का तुरंत के तुरंत पता लगाया जाता है और तुरंत के तुरंत ही उसका उपचार कर दिया जाता है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है, पढ़ाई के बीच में अधिगम के साथ साथ किया जाता है, और ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है रचनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन बच्चों को अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों का कारणों का पता लगाना कि ये कठिनाई किस कारण से आ रही है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन साल के अंत में ली गई परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये सबसे बेकार मूल्यांकन है। मूल्यांकन के उद्देश्य: पहला है दोस्तों इसमें अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना, अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना कि छात्र ने अधिगम में कहाँ तक उपलब्धि हासिल की है, कितनी प्रगति हासिल की है। जो ज्ञान छात्र को अधिगम पढ़ाई के दौरान दिया गया, कक्षा में दिया गया, अधिगम के दौरान दिया गया, तो छात्र ने उसको कितना ग्रहण किया है। ठीक है, अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला है बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना, भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, बालकों की कठिनाइयों का पता लगाना भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। बालकों की कठिनाई यानी अधिगम के दौरान आने वाली बच्चों को कठिनाई कि बच्चा जो है अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार किसी अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ अधिगम के दौरान कठिनाई आ रही है, तो उसी कठिनाइयों का पता लगाना, उस कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। और ये कैसे पता लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा बालकों की कठिनाई और उनके कारणों का पता लगाना। अध्ययन और अध्यापन को प्रभावशीलता का पता लगाना, अध्ययन और अध्यापन की प्रभावशीलता का पता लगाना। शिक्षक ने जो अध्ययन कराया है कि कक्षा में बच्चे को, वो कहाँ तक प्रभावशील रहा, ठीक है ना, कितना प्रभावशील रहा, कितना प्रभावी रहा, ये पता लगाना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। कि अधिगम जो है, एक शिक्षक ने कक्षा में बच्चे को अधिगम कराया, लेकिन शिक्षक ने वो अधिगम कितना प्रभावशीलता से लिया, कितना प्रभावशाली बनाया अपनी शिक्षण विधियों से, इसका पता लगाना भी मूल्यांकन है। अगर किसी कारण से उस शिक्षक का अध्ययन जो है प्रभावशील नहीं रहा, प्रभावी नहीं रहा बच्चों के प्रति, तो इसमें क्या करेगा शिक्षक? दूसरी शिक्षण विधि, कोई अलग शिक्षण विधि अपनाएगा, फिर उस शिक्षण विधि से बच्चों को अध्ययन कराएगा। ठीक है ना, किस लिए कराएगा? अध्ययन और अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ये भी। बालकों के गुण दोषों व्यवहार की व्याख्या करना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके बारे में भी ऊपर बताया। बालकों के गुण दोषों व्यवहार की व्याख्या करना मूल्यांकन है। दोस्तों, अगर आपको हमारे CTET के फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क कर सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा सतत मूल्यांकन।
सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चों में सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चा सीखने में कठिनाई कहाँ अनुभव कर रहा है। दोस्तों, सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो ध्यान रखना, अधिगम के दौरान बालक के व्यवहार का अध्ययन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों, सतत मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन आपने देखा होगा, आजकल यूनिट टेस्ट चलते हैं स्कूलों में, है ना। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों के। तो उसी यूनिट टेस्ट को जो है सतत मूल्यांकन कहा गया है। और जो सबसे बेहतरीन है, ध्यान रखना, ठीक है, सतत मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन के दौरान भी आता है। ध्यान रखना, मैंने अभी ऊपर कराया था आपको निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो ध्यान रखना सतत मूल्यांकन के दो भी उसी के अंतर्गत आता है। तो सतत मूल्यांकन जो है अधिगम के दौरान क्लियर करा जाता है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी अध्यापक ने अधिगम कराया 10 से 15 दिन में, उसकी जांच करना, उसमें ये देखना कि वो कहाँ तक प्रभावी रहा, ये जांचना। और अधिगम के दौरान छात्रों में क्या कमी रह गई और वो कमी किस कठिनाइयों के द्वारा, किस कारण के द्वारा रह गई, फिर उनका उपचार करना। ये सब किसकी प्रक्रिया है? ये सब सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो सतत मूल्यांकन के द्वारा जो है शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी समय है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, साल के अंत में परीक्षा ली जाती है। अब वहाँ पर बच्चे में कोई कमी रह गई हो या उसके किसी भी तरह की अधिगम को ग्रहण ना कर पाया हो, ठीक है, अब शिक्षक उसको जानने के बाद भी उसकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अब साल के सत्र के अंत में परीक्षा ली गई है। अब तो छात्र का पास या फेल होना ही बाकी रह गया है, ठीक है। अब जो सुधार होगा वो उसमें अगले साल होगा। लेकिन सतत मूल्यांकन में ऐसा नहीं है। 15 दिन में, महीने में शिक्षक जो है छात्रों को देख सकता है अधिगम के दौरान कि छात्रों में क्या कठिनाई आई, सीखने के दौरान छात्रों में क्या कठिनाई आई और वो किस कारण से आई। उस कारणों का पता लगा के तुरंत के तुरंत उसका उपचार कर देगा, ठीक है ना। जब बच्चों की अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों का एक शिक्षक उपचार कर देगा, तो फिर अधिगम कैसा होगा? अधिगम होगा प्रभावशाली, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का क्रम भी होता है दोस्तों, देख लो सतत मूल्यांकन का क्रम। इसका क्रम देख लेते हैं एक बार। पहले होता है इसमें योजना बनाना, यानी तैयारी करना। उसके दौरान अधिगम कराना। फिर है आकलन करना। आकलन मूल्यांकन का ही संक्षिप्त रूप है या मूल्यांकन का ही छोटा रूप है, मैंने भी ऊपर बताया आपको, ठीक है ना। इसके बाद है चिंतन करना। अतिरिक्त निवेश, इसके बाद है अतिरिक्त निवेश। ये सतत मूल्यांकन के क्रम है। पहला है योजना, अधिगम, आकलन, चिंतन, अतिरिक्त निवेश। परीक्षण के प्रकार, दोस्तों परीक्षण के प्रकार होते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। तो दोस्तों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस परीक्षण में व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल किसी एक के लिए। तो इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है।
या आप कह सकते हैं इस परीक्षण में एक समय में केवल एक व्यक्ति का ही परीक्षण लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। अगला है दोस्तों मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण ऐसे परीक्षण जो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे परीक्षण जो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं वह मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगला है दोस्तों हमारा आत्मनिष्ठ परीक्षण। दोस्तों ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। ठीक है, निर्णय के आधार पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आत्मनिष्ठ परीक्षण कैसे होते हैं? ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। अगला है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण। दोस्तों यदि किसी परीक्षण पर कह सकते हैं ऐसे किसी परीक्षण पर छात्रों को अलग अलग परीक्षकों के द्वारा लिया जाए और उनके एक जैसे अंक, समान अंक आए तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। किसी परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी या छात्र को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाएं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। दोस्तों यहाँ कोई परीक्षण लिया जाता है बच्चों से, ठीक है ना, किसी बच्चे से कोई परीक्षण लिया जाता है और अलग अलग टीचरों के द्वारा लिया जाता है, लेकिन सभी टीचरों के द्वारा जो उसको प्राप्त अंक हैं वो समान रूप से दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? उस परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धि का मापन किया जाता है। दोस्तों मैं इसको भी लिख देता हूं। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशेष काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। दोस्तों इस परीक्षण में किसी छात्र को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर कोई विशेष परीक्षण लिया जाता है।
ठीक है ना। इससे छात्र की निपुणता का परीक्षण किया जाता है कि छात्र इसको कहाँ तक हल कर पाएगा। ऐसी कहने का मतलब है छात्र को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर कोई विशेष समस्या दी जाती है हल करने के लिए निपुणता परीक्षण में। ठीक है दोस्तों, निपुणता परीक्षण में छात्र को किसी विशेष परिस्थिति में रखा जाता है और कोई विशेष परीक्षण या विशेष समस्या छात्र को हल करने के लिए दी जाती है। तो वो कैसा परीक्षण होता है, वो निपुणता परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का हिंदी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।